देश को अपना अगला उपराष्ट्रपति 9 सितंबर को मिलने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो विपक्षी दल इंडिया अलायंस हो या फिर खुद एनडीए, दोनों तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। मजे की बात, दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण से हैं। सबसे पहले एनडीए ने इस कह लें आपको जंग की शुरुआत की मंडे, सोमवार का दिन था। 18 अगस्त को उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन हमारी तरफ से उम्मीदवार होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। उसके कुछ ही वक्त बाद इंडिया अलायंस आता है। वो बताता है कि हम भी अपना एक दक्षिण से ही उम्मीदवार उतार रहे हैं। जो ये जंग निर्विरोध चुनाव की तरफ जाती नजर आ रही थी, पूरी कोशिश थी एनडीए की विपक्षी दलों को मना लिया जाए। अब क्योंकि आपने दक्षिण का उम्मीदवार उतारा है तो कहीं ना कहीं द्रविड़ पार्टियों के बीच वो धर्म संकट की स्थिति तो पैदा कर दी गई थी। लेकिन अब विपक्ष अपना नहले पर दहला बता रहा है सुदर्शन को, जो कि बी सुदर्शन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये पूरी जंग किस तरफ जाएगी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जी और केशव जी। अगले 5 मिनट हम यही जानेंगे कि एनडीए की जो जंग एक तरफा नजर आ रही थी, वो जंग अब किस तरह दिलचस्प होती नजर आएगी। सिद्धार्थ जी, पहला सवाल आपसे ले लेते हैं। आपसे हम समीकरण जानना चाहेंगे। आखिर जिस जंग को बार बार एनडीए या फिर हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि ये पूरी जंग एक तरफा होती नजर आ रही है संख्या बल के तौर पर, वो संख्या बल क्या है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। संख्या बल की अगर बात करें तो लोकसभा में हमारे पास 542 सीटें हैं और राज्यसभा में 240 सीटें हैं। इस तरह से कुल 782 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए आपको 392 का मैजिक नंबर यहाँ पर रहेगा। लेकिन बीजेपी के लिए ये नंबर पहले भी कोई बड़ी बात नहीं थी और अभी भी नहीं है। अगर कुछ टाइम पहले ही चले जाए तो जब इससे पहले वाला उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव था उसमें जगदीप धनखड़ और दूसरी तरफ थे मार्गरेट अल्वा। तो जगदीप धनखड़ को इसमें मिले थे 528 वोट और जबकि मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। लेकिन अब इस बार पेंच इस बात पर फंस रहा है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं, तो इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं दोनों पार्टियों के लिए बराबर की मैं देख पाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साउथ के बीजेपी के सांसद होंगे उनके लिए भी ये एक सेंटिमेंट हो सकता है कि हम इधर से ही अपना जो उम्मीदवार है उसको लेकर हैं। और दूसरा जो विपक्ष है उसके लिए भी ये खतरा बीजेपी के सांसदों से रहेगा क्रॉस वोटिंग का, क्योंकि ये भी वहीं से है और इसमें दोनों तरफ से पैंच बराबर रहेंगे और दोनों के लिए बराबर से एक तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट, सबसे बड़ा पक्ष यही आ रहा है केशव जी, हमने आपसे बात भी की थी कि साउथ का एंगल बहुत हिट कर रहा है, तो द्रविड़ पार्टियों के लिए अब क्या ये जंग वैसी नज़र नहीं आएगी जैसा कि हमने सोमवार को देखा था। हमने आपसे चर्चा भी की थी कि ये चुनाव निर्विरोध की तरफ जाने की कोशिश कर रही है एनडीए, लगातार विपक्षी दलों से जुटान बनाने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट कीजिएगा। अब क्या दिलचस्प हो गया है ये पूरा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सुदर्शन जी के आने के बाद? बिल्कुल मुकुंद, जहाँ तक अगर संख्या बल की बात है तो संख्या बल आज भी एनडीए के पक्ष में मजबूती के साथ दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में लग रहा था कि विपक्ष शायद वॉक ओवर दे दे, क्योंकि तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन और उनको एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया उपराष्ट्रपति पद के लिए, और तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, डीएमके का क्या रूप होगा, ये इन तमाम तरह के बातों के बाद दक्षिण भारत से ही एक और नाम आया है। तो मामला थोड़ा उलझा हुआ जरूर है, गणित थोड़ा उलझा जरूर है। ऐसा नहीं है कि अब इनके आने से सीपी राधाकृष्णन की जीत के चांसेस कम हो गए हैं, अभी भी पलड़ा उन्हीं का भारी है। लेकिन समीकरण कैसे बदल सकते हैं, अब ये इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीपी राधाकृष्णन के बाद जब इंडिया अलायंस अपने कैंडिडेट के नामों पर विचार कर रहा था तो उनके पास और कौन कौन से नाम थे। उसमें एक इसरो के साइंटिस्ट का भी नाम आया था, अन्नादुरई जी का जी। एक और डीएमके के सांसद हैं तिरुचि शिवा, उनका भी नाम आया था। लेकिन अंततः मुहर लगी है इंडिया अलायंस की इनके नाम पर, बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर। सुदर्शन रेड्डी स्कॉलर रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो वो डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं। उनके संवैधानिक मामलों की समझ पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो
राधाकृष्णन है वो एक राजनीतिक हस्ती रहे हैं और तमिलनाडु में वो भाजपा के पोस्टर बॉय थे। हम बात कर रहे थे कि तमिलनाडु से एक व्यक्ति को लाया जा रहा है उपराष्ट्रपति के पद पर, तो क्या आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीएमके के रुख में कुछ बदलाव हो सकता है? क्या डीएमके स्टालिन जी की पार्टी इनके पक्ष में मतदान कर सकती है? लेकिन उसका सीधा सीधा जवाब है वो नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले उन पर ये आक्षेप लग चुका है एपीजे के ज़माने में 2007 में कि वो एक एपीजे अल्पसंख्यक थे, तमिलनाडु से आते हैं और साइंटिस्ट हैं, संत हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन नहीं दिया था डीएमके ने। तो ये सारी बातें वहाँ पर डीएमके के साथ वो सारे लांछन हैं। एक मौका हो सकता था डीएमके को ये लांछन धोने का, लेकिन डीएमके यह काम नहीं करेगी। सबसे बड़ा इसका कारण है कि सीपी राधाकृष्णन जी के उपराष्ट्रपति चुने जाने से डीएमके के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीएमके हालांकि अगर इनको सपोर्ट करती है तब पड़ सकता है, क्योंकि यह बात समझिए कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में भी हिंदी के पक्षधर रहे हैं, तो उनका एक हिंदी विरोधी आंदोलन जो है वो मुहिम कमज़ोर पड़ जाएगी वहाँ पर सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करने से। इसलिए वहाँ से सपोर्ट आने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, अब चलते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो जाल इंडिया अलायंस ने फेंका है, शायद उसमें तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू को फंसाने का प्रयत्न होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो रेड्डी साहब है वो आंध्र प्रदेश में जन्मे, तेलंगाना में भी रहते हैं, दोनों मतलब तेलुगु ही हैं, और तेलुगु उम्मीदवार के पक्ष में क्या तेलुगु देशम पार्टी के सांसद वोट करेंगे? हालांकि अभी तक वैसा कोई पक्ष नहीं आया है चंद्रबाबू नायडू का, कोई वहाँ पर भी बगावत की आशंका बहुत कम है। इससे पहले उन्होंने कहा था, हालांकि नाम की घोषणा होने से काफ़ी पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वो एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। एक और मामला है इसमें जगन मोहन रेड्डी का, वाईएसआरसीपी। जैसा आप बता रहे थे मुकुंद की राजनाथ सिंह ने वीरा उठाया था, विपक्षी सांसदों से, विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे थे, समर्थन जुटा रहे थे राधाकृष्णन जी के पक्ष में। तो वाईएसआरसीपी ने पहले कह दिया था कि वो राधाकृष्णन जी के पक्ष में मतदान करेंगे उनके सांसद। उनके पास 11 सांसद हैं, 4 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। अब जबकि एक तेलुगु उम्मीदवार मैदान में है, तो क्या वाईएसआरसीपी का जगन मोहन रेड्डी का रुख बदलेगा या नहीं बदलेगा? यह इस चुनाव का आउटकम इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आप और कैसे देख रहे हैं इसकी संभावना? मैं इसमें एक और जो गणित फंस रहा है वो ये है कि एनडीए के पास अभी मौजूदा वक्त में 427 वोट हैं, जो कि मैजिक नंबर 392 से करीब 35 ऊपर है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास इंडिया अलायंस के पास 312 वोट है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 80 कम है। इसके अलावा 43 निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी दल से संबंध नहीं रखते, लेकिन उनमें से कईयों का झुकाव जो है एनडीए की तरफ है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। अब ऐसे में इनके पास एक बार को हम फर्ज करें कि 43 वो वोट आ भी जाते हैं, तब भी ये करीब 37 वोट इनको और इकट्ठे करने होंगे। क्रॉस वोटिंग में भी मैं ज़्यादा स्कोप नहीं देखता हूँ इंडिया अलायंस के फेवर में, क्योंकि बीजेपी की साइड से जिस तरह का अनुशासन और जिस तरह की एक सख्ती रहती है, उसमें क्रॉस वोटिंग का हालात को लेकर हम मौजूदा आप बेहतर जानते हैं वर्तमान की राजनीति में क्या चल रहा है, तो उसमें बीजेपी के साइड के जो सांसद हैं वो क्रॉस वोटिंग में उतने नहीं जाएंगे। लेकिन जो गठबंधन वाले दलों के हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे, बहुतों की और बहुतों की नहीं भी है। खड़गे जी पूरी कोशिश दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं, एक मत होके। ये वोट की पोचिंग होगी, है ना, फोन किए जाएंगे, एक दूसरे को कन्विंस किया जाएगा और एक ढंग से चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और कांग्रेस या इंडिया अलायंस की हम बात करें तो वो लड़ भी रहे हैं। बावजूद इसके इंडिया अलायंस के लिए इसको पाना बहुत मुश्किल है। जो अभी तक माहौल है उसके हिसाब से, जो गणित है उसके हिसाब से एनडीए का जो मैंडेट है वो काफ़ी क्लियर है इंडिया अलायंस की तुलना में। बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया भी, जाहिर तौर पर ये मामला, ये जंग आप कह सकते हैं दिलचस्प हो चली है, लेकिन आप लगभग ये उम्मीद मान सकते हैं, रख सकते हैं, और वो भी संख्या बल के आधार पर कि एनडीए अपना अगला उपराष्ट्रपति बनाने जा रहा है। दोनों तरफ से बार बार दक्षिण की बात हो रही है, बार बार बात हो रही है तमिलनाडु तेलंगाना से आते हैं पी सुदर्शन जी, उनको लेकर भी कि क्या कितना इम्पैक्ट डालेगा
जैसा कि हमने केशव जी के साथ चर्चा भी की कि किस तरह से एनडीए ने पूरी कोशिश की थी कि इस चुनाव को एक तरफा ही बना दिया जाए। लगातार शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ था कि अब विपक्षी दल हमारे साथ आ जाए। वहीं पर सोमवार का वो दिन जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं, हम पूरा इंडिया अलायंस एक साथ है और हम बी सुदर्शन जी के लिए वोट करने वाले हैं। तो कह सकते हैं आप कि ये जंग दिलचस्प आपको नजर आएगी। 9 सितंबर का वो दिन जब चुनाव होगा, अगले उपराष्ट्रपति के लिए विपक्षी दल की एकता कितनी नजर आती है। सिद्धार्थ जी ने बताया क्रॉस वोटिंग ये एक कह सकते हैं आप मौका नजर आएगा। एनडीए की तरफ से उम्मीद नहीं कर रहे हम, लेकिन विपक्षी दल वो सीपी राधाकृष्णन के लिए हो सकता है वोट। उसके अलावा एनडीए से उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, पर इसमें भी चांसेस पूरे बनते नजर आएंगे क्योंकि वेव जैसा कुछ है नहीं सिद्धार्थ जी, तो आसान हो जाता है बाकी सांसदों के लिए भी। बहुत ज़्यादा आसान है ये, ठीक वैसा ही एक आपको देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा। तो स्कोर बोर्ड लगभग 2022 के चुनाव जैसा ही रहेगा कि इनका जो है वो 150 के नीचे ही सिमट जाए और ये 500 के ऊपर चले जाए, ये आपको बिल्कुल देखने को मिल उसमें देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया अलायंस से कितने वोट उधर जा रहे हैं एनडीए की तरफ या फिर सीपी राधाकृष्णन के लिए हम कह लें। उसमें जो इस चुनाव में जो सबसे दिलचस्प बात होगी वो सिर्फ क्रॉस वोटिंग को लेकर होगी कि कितने वोट तमिल, कन्नडिगा और तेलंगाना और आंध्रा इनको लेकर बढ़ सकते हैं। पर उसके बारे में मुझे लगता है केशव सर कुछ नहीं, उसमें एक टेक्निकल बात ये भी है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि तेलुगु देशम पार्टी अगर सीपी राधा कृष्णन जी के पक्ष में वोट नहीं करके बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट करती है तो क्या होगा, उससे चुनाव के परिणाम पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस चुनाव में 392 का जो आंकड़ा है, बिना तेलुगु देशम पार्टी, बिना ISRCP भी ये सीपी राधाकृष्णन जी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 11 सांसद तो खैर ये 3 मतलब जो एनडीए के आंकड़े हैं उसमें नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव केंद्र की सरकार पर पड़ सकता है। अगर तेलुगु देशम पार्टी के सांसद बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करते हैं तो विपक्ष कहेगा कि एनडीए में सेंध लग चुका है। एनडीए के क्रॉस वोटिंग होती है तो हमलावर हो जाएगा विपक्ष एनडीए पर और सरकार की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। एनडीए की एकजुटता पर संदेह उत्पन्न होगा कि अभी जो सब एक तरह से कंसोलिडेटेड लग रहे हैं ये नहीं है, अंदर खाने ये भी बटे हुए हैं। अविश्वास होगा, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके बीच अविश्वास होगा। तो ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, आंकड़ों का खेल नहीं है। आंकड़े में ऑलरेडी ये आगे हैं, एनडीए काफ़ी आगे है। कुछ 5% 10% क्रॉस वोटिंग से भी इनका खेल नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन अगर सहयोगी दलों की क्रॉस वोटिंग होती है तो केंद्र सरकार की सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। सेहत पर ना पड़े, रेपुटेशन पर इसका असर जरूर। आप कह सकते हैं इसमें कि परिणाम इस चुनाव का लगभग पहले से तय है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो इस चुनाव का परिणाम पहले से तय है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग एनडीए की तरफ से हो जाती है तो उसमें जो चीज़ बाहर निकल के आएगी कि पार्टी का अनुशासन टूट गया है, गठबंधन का अनुशासन टूट गया है और उसके बाद आपको एक अलग तरीके का बिखराव दिल्ली में देखने को मिल सकता है। बाकी राज्यों में इससे कुछ खास बदलना नहीं है। अब जैसा कि हम 2 दिन से लगातार ये बात कर भी रहे हैं कि एनडीए के पास जिस तरह का दोनों सदनों में संख्या बल है, वो संख्या बल आपको नजर आएगा 9 सितंबर को अगले उपराष्ट्रपति के रूप में बदलता हुआ। देश को नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। लेकिन वही बात जो कि सिद्धार्थ जी और केशव जी भी बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस से अगर वोटिंग होती है उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एनडीए की तरफ से अगर कोई क्रॉस वोटिंग आपको नजर आएगी तो उसका इम्पैक्ट इस पूरे अलायंस पर पड़ेगा, एनडीए गठबंधन में पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो अविश्वास नजर आने लगेगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का संघ साउथ और सामाजिक समीकरण सिद्ध होता है, वो सही बैठ पाता है, या फिर जो नहले पे दहला विपक्षी गठबंधन कह रहा है वो सटीक बैठेगा। मामले पर हमारी नज़र है, जैसे अपडेट मिलते रहेंगे आपसे साझा करते रहेंगे। तमाम वीडियोस आपके लिए हम बनाते हैं, जिसमें अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी खास पार्टी को लेकर हो या फिर किसी खास सांसद को लेकर, कमेंट कीजिएगा, आपके लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे केशव जी और सिद्धार्थ। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.